कल भी मैसेज किया था कि 4 फॉर्मेट रेडी रखें, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको फॉर्मेट आपके पास रेडी है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल 6 लाख से 8 लाख हो गई, तो पिछले ये चौथे क्वेश्चन में लगातार आ गई है और हर क्वेश्चन में आएगी। ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। और नॉर्मली आपको ये बढ़ती हुई ही दिखाई देगी, और इसका बढ़ने का मतलब होता है कि पैसा आ रहा है। वैसे भी अगर आप एक ध्यान से देखें अगर कभी इन चीज़ों की ओर, तो जब भी लायबिलिटी बढ़ रही है तो हमेशा नंबर पॉजिटिव ही लिखा जा रहा है, एसेट बढ़ता है तो नेगेटिव। उसके बाद नेक्स्ट चीज है रिजर्व एंड सरप्लस। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 में दे रखा है बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, जो कि हर क्वेश्चन में होता है। 3 लाख से 4 लाख हो गया है, तो ये हो गया प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। और बढ़ रहा है तो प्रॉफिट हुआ, कम हो रहा होता तो लॉस होता, तो ब्रैकेट में आता। लिखते यहीं पर, लिखने की जगह नहीं बदलेगी। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। बोरिंग्स पहले 1,50,000 थी, अब 1 लाख हो गई। बोरिंग्स का मतलब होता है लोन। कम हो गई तो हमने लोन वापस कर दिया होगा, तो फाइनेंसिंग में बोरोइंग्स रीपेड। क्योंकि कौन सी बोरोइंग है हमें ये नहीं पता कि बैंक लोन है, डिवेंचर है, ये नहीं पता, तो हम इसे बोरोइंग्स रीपेड करके लिख देंगे। कितना है बोरोइंग्स रीपेड, कितना कम हो रहा है 50,000, और इसकी वजह से पैसा जाएगा, इसलिए ब्रैकेट में। ये जरूरी है ब्रैकेट बनाना। नेक्स्ट है ट्रेड पेएबल, जो कि कम हो रहा है, करंट लायबिलिटी का कम होना यहां लेस में, इसलिए ब्रैकेट में आएगा 8,000। ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको बताती है कि क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में आपको ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स, पिछले साल टेंजिबल एसेट्स पिछले साल 5,60,000 थे, इस साल 8,50,000 हो गए, बढ़ गए, परचेज किए होंगे, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट्स। और क्योंकि परचेज किया है इसलिए ब्रैकेट में आएगा। कितना परचेज किया है, 2,90,000। फिर है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी बढ़ रही है तो परचेज की होगी, ये भी इन्वेस्टिंग में आएगा, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, और परचेज ब्रैकेट में ही आना है 72,000। अभी तक आप देखोगे इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन तो हमारा पिछला वाला क्वेश्चन था। असल में ये क्वेश्चन ये चीज सिखाने के लिए नहीं बना है, ये क्वेश्चन जो हमें सिखाना चाह रहा है वो हमारा नेक्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट चीज करंट इन्वेस्टमेंट, ये अब तक के क्वेश्चन में पहली बार आई है। करंट इन्वेस्टमेंट जो है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है, उसे कभी भी करंट एसेट्स के साथ नहीं लिखते। करंट एसेट्स के साथ यहाँ पे नहीं लिखते हैं, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। ये मैंने आपको समझाया है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 4 चीजें आती हैं, कैश, बैंक, चेक इन हैंड और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। इसमें से 3 चीजें बैलेंस शीट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में होती है, इसलिए हमारी हेडेक नहीं रहती। लेकिन जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज है बैलेंस शीट में, उसके लिए अलग हेडिंग है, करंट इन्वेस्टमेंट। तो अगर करंट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया है तो हम मान के चलेंगे वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, इसलिए वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के साथ आएगा। कैसे आएगा अभी बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, पहले इसको छोड़ देते हैं। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज कम हो रही है तो यहां ऐड में आ जाएगा इन्वेंट्रीज 6,000। ट्रेड रिसीवेबल भी कम हो रहे हैं, 92 से 38 हो गए हैं। कितना कम हो रहे हैं, 54,000। उसके बाद आ गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहां कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं, तो इस स्टेप को बड़े ध्यान से देखो। मैं थोड़ा सा हिला रहा हूं क्योंकि अमाउंट इधर लिखनी है। अब जब आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखेंगे
तो ओपनिंग बैलेंस में आप सीधा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की अमाउंट नहीं लिखेंगे, इसमें आप करंट इन्वेस्टमेंट का भी ओपनिंग बैलेंस जोड़ देंगे। यानी ओपनिंग बैलेंस में आएगा 70 प्लस 1,34,000 यानी 2,04,000। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में दो चीजें ऐड होंगी, एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस और एक करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस। ऐसे ही क्लोजिंग में भी होगा 94 प्लस 50 1,44,000। जैसा ओपनिंग में होगा बिल्कुल वैसा ही क्लोजिंग में भी होगा। हमेशा इन दोनों को ऐड कर कर आपको लिखना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। करंट इन्वेस्टमेंट को हमेशा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के साथ जोड़कर लिखना है, कभी अलग अलग नहीं लिखना। ठीक है, तो इसको बाकी